डियर स्टूडेंट्स, मार्केंसिया के अंदर आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन की विधियाँ। तो मार्केंसिया के अंदर रिप्रोडक्शन दो तीन तरीक़ों से होता है। विशेष रूप से दो मेथड्स पाए जाते हैं। तो एक तो है इसके अंदर कायिक जनन, और कायिक जनन की जो विधियाँ हैं वो ABCD से मैंने नोट की हैं। जैसे ए जो विधि है वह है बाई प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस, यानी थैलस जो होता है उसके परिपक्व की जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, मैच्योर थैलस की जो कायिक कोशिकाएं होती हैं वह अल्पकालिक होती हैं और थैलस के अग्र खांस पर जो एपिकल सेल पाई जाती है ये विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाती है। इसके साथ ही पिछले भाग की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मृत्यु होती रहती है और ये सेल गल जाती हैं, इनमें डिके हो जाता है। और जैसे ही ये गलन इसके डाइकोटोमी तक पहुंचता है, यानी इसकी द्विभाजन बिंदु तक पहुंचता है, तो दोनों शाखाएं अलग होकर के नए थैलस का निर्माण करती हैं। बी जो विधि है वह है एडवेंटिशियस ब्रांच के द्वारा। तो कुछ जातियों के अंदर थैलस की जो वेंट्रल सरफेस होती है, यानी अव्यक्त सतह होती है, वहाँ से कुछ अपस्थानिक शाखाएं निकलती हैं जो मात्र थैलस से अलग होकर के नए थैलस के अंदर विकसित हो जाती हैं। मार्केंसिया असामिका, मार्केंसिया पामेटा आदि जातियों के अंदर एडवेंटिशियस ब्रांचेज आर्किगोनियोफोर के स्टॉक और डिस्क के ऊपर विकसित होती हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वह है कायिक जनन का, वह है जेमी के द्वारा। तो ये विशेष प्रकार के अलैंगिक जनन पिंड होते हैं जो थैलस की डोर्सल सरफेस के ऊपर, यानी थैलस की जो पृष्ठ सतह है जो हमें दिखाई देती है उस पर मिड रीजन से जेमा कप के रूप में विकसित होते हैं। ये प्यालेनुमा कप होते हैं और जेमा कप के तल पर छोटे छोटे सैवरंत हरे जेमी विकसित होते हैं और ये जेमी बीच के भाग में मोटे होते हैं तथा परिधि की तरफ पतले होते हैं। जेमा की जो बॉडी होती है उसकी साइड में दो नोच पाए जाते हैं जिनमें वृद्धि क्षेत्र होता है और जेमा की अधिकांश कोशिकाएं क्लोरोफिल युक्त होती हैं, लेकिन कुछ जो डोर्सल सेल्स होती हैं वो कुछ बड़ी होती हैं और इनमें राइजोइडल सेल्स पाई जाती हैं। और इनका जो राइजोइडल सेल्स होती हैं इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डेंस होता है। तो जेमा कप के आधार से कुछ छोटे छोटे म्यूसिलेज के हेयर्स भी उत्पन्न होते हैं जो जल को अवशोषित करके जेमा का स्फुटन कराते हैं और मैच्योर जेमा जैसे ही भूमि में गिरते हैं तो ये अनुकूल परिस्थिति के अंदर अंकुरित हो जाते हैं और इनकी जो सतह मिट्टी के संपर्क में रहती है उस सरफेस पर राइजोइडल कोशिका राइजोइड बनाती है और यह सरफेस वेंट्रल सरफेस में बदल जाती है। इसके बाद जेमा के जो पार्श्वों की जो कोशिकाएं होती हैं वो शेष थैलस का निर्माण करती हैं। तो प्रत्येक एपिकल सेल से एक थैलस बनता है। इस प्रकार प्रत्येक जेमा से दो थैलस बनते हैं जो एक दूसरे से विपरीत दिशा के अंदर वृद्धि करते हैं। कुछ समय बाद जेमा का जो केंद्रीय भाग होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है और दोनों थैलस अलग अलग हो जाते हैं। प्रायः जो नर थैलस होता है, नर थैलस में विकसित जेमा के अंकुरण से नर थैलस बनता है और स्त्री थैलस में विकसित जेमा के अंकुरण से स्त्री थैलस विकसित होता है। तो प्रारंभिक अवस्था के अंदर जेमा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, यानी शुरुआत के अंदर जेमा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है तथा उसकी अव्यक्त और अपाक सतह विकसित नहीं होती हैं, विभेदित नहीं हो पाती हैं। तो ये जो डायग्राम दिखाए गए हैं, जैसे थैलस के ऊपर ये डायग्राम है जेमा कप का, इसका मार्जिन फ्रिंज्ड है, इसके अंदर जेमा भरे हुए हैं। ये जेमा कप है, थैलस के ऊपर है। अब इसमें से एक जेमा को निकाला गया है, इसमें से दो इसके अंदर कोशिकाएं, एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर है। और नीचे की ओर जो डायग्राम दिया गया है ये इसके वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन का है, यानी कि इसका सेक्शन लेकर के डायग्राम है जिसमें जेमा कप के आधार पर जेमी लगे हुए हैं। इनके बीच बीच में म्यूसिलेज के हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो जेमा कप के द्वारा रिप्रोडक्शन कायिक जनन की एक विधि है। दूसरा जो रिप्रोडक्शन मार्केंसिया में है वह लैंगिक जनन है। तो मार्केंसिया एक
एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस पौधा है और इसमें जनांग एक सैवरंत गैमेटोफोर पर उत्पन्न होते हैं। इसमें एंथ्रिडिया धारण करने वाले जो गैमेटोफोर होते हैं उनको तो एंथ्रिडियोफोर कहा जाता है, और जो आर्किगोनिया को बियर करते हैं उन गैमेटोफोर्स को आर्किगोनियोफोर कहा जाता है। ये दोनों ही थैलस के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं और इनके ऊपर थैलस की वृद्धि नहीं होती है। तो गैमेटोफोर वास्तव में थैलस का एक एलोंगेटेड फॉर्म है, क्योंकि इसकी अगर अनुप्रस्थ काट ली जाती है तो इसमें एयर चैम्बर्स और एयर पोर्स भी दिखाई देते हैं। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो जनांगों के निर्माण में थैलस के की जो अग्र खांच होती है उसके ऊपर स्थित जो वृद्धि बिंदु होता है उसका पूर्णतः उपयोग हो जाता है, और इसलिए जनांगों के निर्माण के बाद थैलस की कायिक वृद्धि रुक जाती है। तो वास्तव में गैमेटोफोर थैलस का ही इलोंगेटेड रूप होता है। अब इसमें सबसे पहले अपन एंथ्रिडियोफोर को पढ़ेंगे। ये जो डायग्राम दिया गया लेफ्ट साइड में, इसमें थैलस है, थैलस के ऊपर एंथ्रिडियोफोर लगा हुआ है, और एंथ्रिडियोफोर का सेक्शन जब लिया जाता है तो इसके अंदर ऊपर डिस्क दिखाई दे रही है, और इस डिस्क के ऊपर एंथ्रिडिया का डेवलपमेंट दिखाया गया है। तो प्रत्येक एंथ्रिडियोफोर 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा एक वृंत होता है, और इस पर लगभग 8 पालियाँ पाई जाती हैं, और डिस्क की ऊपरी सतह पर अनेक ओस्टियोल पाए जाते हैं, और प्रत्येक ओस्टियोल एक फ्लास्क शेप्ड एंथ्रिडियल चैम्बर में खुलता है, और प्रत्येक लोब में एयर पोर होता है तथा एयर चैम्बर में अनेक फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं। मार्केंसिया जेमिनेटा में डिस्क हस्ताकार यानी पामेटली लोब्ड होती है तथा इसमें 4 लोब दिखाई देते हैं। अब हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रिडियम, यानी एंथ्रिडियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। तो एंथ्रिडियम का डेवलपमेंट भी जिस प्रकार से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट रिक्शा के अंदर एंथ्रिडियम का डेवलपमेंट हुआ था उसी प्रकार से होता है। इसमें एंथ्रिडियोफोर की जो डिस्क होती है उसकी ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली कोई भी सुपरफिशियल सेल जो होती है वह एंथ्रिडियम में विकसित होती है। यह सेल एंथ्रिडियल इनिशियल कहलाती है, और एंथ्रिडियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, जिसे आउटर सेल बनती है और एक नीचे की ओर बेसल सेल बनती है। इनमें से जो नीचे की ओर बेसल सेल बनती है वह एंथ्रिडियम का आधारी भाग बनाती है, और यह भाग डिस्क में थैलस के टिश्यू के अंदर धंसा हुआ रहता है। और आउटर सेल के अंदर 2 क्रमिक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसे 4 कोशिकाओं का तंतु बनता है। इसमें से नीचे की जो 2 कोशिकाएं होती हैं वो प्राइमरी स्टाक सेल कहलाती हैं, और ऊपर की जो 2 सेल होती हैं वो प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल कहलाती हैं। तो प्राइमरी स्टाक सेल विभाजन करके मल्टी सेलुलर स्टाक को बनाती हैं, और प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल्स में एक दूसरे के समकोण पर 2 लंबवत विभाजन होते हैं जिससे 8 कोशिकाएं बनती हैं, और 8 कोशिकाओं के अंदर परिणत विभाजन होता है जिसे 8 कोशिकाओं के 2 टायर्स बनते हैं। तो इनमें से आउटर टायर की जो 8 कोशिकाएं होती हैं उनमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, और एंथ्रिडियम का एक कोशिका के मोटा स्तर बनाती हैं, और इन कोशिकाओं को प्राइमरी जैकेट सेल कहा जाता है। दूसरी तरफ अंदर के टायर की जो 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं इनमें कई तलों के अंदर डिवीज़न होते हैं जिससे एंड्रोगोनियल सेल्स बनती हैं, और अंत में प्रत्येक एंड्रोगोनियल सेल्स विभाजित होकर एंड्रोसाइट बनाती है, और प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल से 2 एंथेरोजोइड का निर्माण होता है। इसमें अगर आउटलाइन में इसको देखा जाए इसके डेवलपमेंट को, तो हम इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसे शुरुआत के अंदर एक एंथ्रिडियल इनिशियल सेल होगी जिसको ऊपर लिख लिया जाएगा, इसके बाद नीचे की ओर एरो दिखा करके उसको 2 भागों में बांटा जाएगा, एक बेसल सेल और दूसरी आउटर सेल। जो बेसल सेल है उसके नीचे हम लिखेंगे एंथ्रिडियम का बेसल पार्ट बनाती है, और जो आउटर सेल है उसके आगे एरो लिख करके हम उसके सामने लिखेंगे एरो के आगे 2 ट्रांसवर्स डिवीजन क्रमिक, जिससे 4 कोशिकाओं का फिलामेंट बनता है। और
इस 4 सेल्ड फिलामेंट के आगे एरो दिखा करके हम लिखेंगे, दो तरफ एरो दिखाएंगे, 2 बेसल सेल और 2 आउटर सेल। तो इसमें जो 2 बेसल सेल होती हैं ये स्टाक बनाती हैं एंथ्रीडियम का, और जो 2 आउटर सेल होती हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बनाती हैं। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स के अंदर डिवीज़न होता है, 2 वर्टिकल डिवीज़न, जिससे 8 सेल्स बनती हैं और इनको एंड्रोगोनियल सेल्स कहता है। इसके बाद में इसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होते हैं और जिससे 8 के टायर्स बनते हैं, और जो इनर टायर होता है, आउटर टायर होता है, वो प्राइमरी जैकेट सेल्स कहलाता है, और अंदर के टायर की कोशिकाएं होती है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स में बदल जाती हैं। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स में डिवीज़न होता है जिससे एंड्रोगोनियल सेल्स बनती हैं, और एंड्रोगोनियल सेल्स के डिवीज़न से एंड्रोसाइट्स बनती हैं, और प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के द्वारा 2 एंथेरोजोइड्स को बनाती है। तो इस प्रकार से हम एक स्केच डायग्राम भी इसका बना सकते हैं जिसमें एंथीडियम के डेवलपमेंट को पढ़ा जा सकता है। अब इसमें एंथीडियम के डेवलपमेंट का जो डायग्राम है वो मैं अभी आपको इसमें दे रहा हूँ। ये जो डायग्राम है ये एंथीडियम के डेवलपमेंट का दिया गया है। ये डायग्राम है, सुपरफिशियल सेल है जो एंथीडियल इनिशियल का कार्य करती है। इसमें डिवीज़न दिखाया गया बी डायग्राम के अंदर, जिसमें 2 सेल्स बनी है, एक आउटर सेल और नीचे वाली बेसल सेल। इसके बाद बेसल सेल इसका 10वां पार्ट बनाती है स्टाक का, और इसके बाद आउटर सेल के अंदर 2 क्रमिक विभाजन हुए हैं जिससे 4 कोशिकाओं का तंतु बना है, और जिसमें से 2 बाहरी कोशिकाएं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल कहलाती हैं और नीचे की 2 कोशिकाएं प्राइमरी स्टाक सेल कहलाती हैं। इसके बाद प्राइमरी स्टाक सेल के द्वारा व्रंत का निर्माण होता है और प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स डिवाइड करती हैं, जिसे 8 कोशिकाओं के 2 टायर बनते हैं, और बाहरी टायर की कोशिकाएं जैकेट का निर्माण करती हैं, और अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वह प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनाती हैं, जिनके अंदर डिवीज़न होता है जिससे एंड्रोगोनियल सेल्स बनती हैं, और एंड्रोगोनियल सेल्स के डिवीज़न से एंड्रोसाइट्स का निर्माण होता है। तो प्रत्येक एंड्रोसाइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है लास्ट के डायग्राम में, जी जो डायग्राम है इसके अंदर, और इसमें रूपांतरण हो रहा है, और रूपांतरण से प्रत्येक एंड्रोसाइट से 2 एंथीरोजोइड का निर्माण होता है। तो एक एंथीरोजोइड का मैंने डायग्राम बनाया है जो कि स्पिंडल शेप्ड है, और इसके सिर पर 2 फ्लैजेला लगी हुई। तो इस प्रकार से इस मार्केंशिया के अंदर एंथीरोजोइड्स का निर्माण होता है, और एंथीरोजोइड्स का निर्माण एंथ्रीडियम के द्वारा होता है। इसके बाद इसमें आर्किगोनियम का डेवलपमेंट है जो कि आर्किगोनियोफोर के सिरे पर होता है, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।